वेल विच हंटिंग की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है और अमेरिका इतिहास की सबसे कुख्यात और डरावनी कहानियों में से एक कहानी है ये। हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल खट्टर नींबू में। दोस्तों, आज का जो केस है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। जॉन बेल की जो फैमिली थी वो अमेरिका के एक जगह है टेनेसी नाम से, वहाँ की एक छोटे से गांव में कह सकते हैं आप रहने के लिए जाते हैं। और कैसे वहाँ पर जाने के बाद से जॉन बेल की फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और इन सब के चलते जॉन बेल की भी मृत्यु हो जाती है। वो हम देखेंगे इस कहानी में। सन 1804 में अमेरिका के कैरोलिना में एक किसान, मेहनती किसान जॉन बेल देखता है कि उसकी छोटी सी ज़मीन उसके बढ़ते हुए परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। तो वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी बीवी लूसी और 6 बच्चों के साथ अपना सामान पैक करता है और गाड़ियों में लादकर अपने घर से 600 मील दूर पश्चिम की ओर टेनेसी की ओर चल देता है, जहाँ पर उनकी 1000 एकड़ की संपत्ति थी। उस समय ये एरिया रॉबर्टसन काउंटी नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आबादी बहुत कम थी और लोगों के मकान एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे। जॉन बेल की पूरी फैमिली अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने लग चुकी थी और जॉन बेल और उसकी बीवी लूसी लोगों के अंदर बहुत जल्दी लोकप्रिय भी हो गए, क्योंकि वो अपने आसपास के पड़ोसियों को जो भी परेशान होता था उन्हें वक्त वक्त पर भोजन देते थे और पैसे से भी उनकी मदद करते थे। इसके वजह से लूसी और जॉन पूरे एरिया में बहुत फेमस हो चुके थे। जॉन बेल ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और रॉबर्टसन काउंटी पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आसपास के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और सफाई करना चालू कर दी और रेड नदी के किनारे के पास पहाड़ी पर एक 1.5 मंजिला लकड़ी का मजबूत घर बनाया, जो कि लोगों के बीच वहाँ पर पिकनिक बनाने और रेड नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए एक बहुत ही फेमस जगह बन गई। जॉन बेल और उसकी फैमिली ने थोड़े ही समय के अंदर वहाँ के लोगों के दिलों में अपने लिए एक अहम जगह बना ली थी। जॉन बेल के छोटे बच्चे सुबह जंगल के रास्ते स्कूल पढ़ने जाते थे और सूरज ढलने के पहले ही उसी जंगल के रास्ते से वापस घर आ जाते थे। बाकी जॉन और उसके 2 बड़े बेटे वहीं काम किया करते थे। वो खेती करते थे और मांस और तंबाकू का कारोबार करने वाले लोगों के लिए नाव यानी कि बोट्स बनाते थे। जॉन की फैमिली भी बढ़ रही थी। जॉन और लूसी ने अपने घर पे 3 और नए बच्चों को जन्म दिया और जॉन के बाकी बड़े बच्चों ने भी अपने घर के पास में ही अपने घर बसाना चालू कर दिए थे। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन तभी मौसम आता है गर्मियों का। सन 1817 के गर्मियों के मौसम में 13 साल टेनेसी में बसने के बाद जॉन बेल को सबसे पहली बार कुछ अजीब अनुभव होता है और इस चीज़ को वो उस टाइम तो नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन फ्यूचर में जब वो सोचता है तो उसे पता चलता है कि इन सारी परेशानियों की शुरुआत आज यहीं से हुई थी। एक दिन दोपहर के वक्त जॉन अपने घर के नज़दीक मक्का के खेतों में टहल रहा था। तभी उसे अचानक कुछ अजीब असामान्य सा दिखता है। वो देखता है कि मक्का के खेतों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ते वहाँ आम बात थे, तो जॉन इसको सीरियसली नहीं लेता। वो सोचता है कि ये कोई भेड़िए और किसी डॉग का क्रॉस ब्रीड है, लेकिन ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं था। ये बहुत बड़ा कुत्ता था, जैसा जॉन ने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी हड्डियाँ भी अजीबोगरीब थी, जैसे कि टूटकर आपस में उल्टी सीधी जुड़ी हुई हो। इसके गंदे बाल धूप में चमक रहे थे और सबसे अजीब थी इसकी आंखें, इंसानों की तरह दिखने वाली आंखें जॉन को बिना पलक झपकाए एकाएक घूर रही थी। कुत्ते ने जॉन को अंदर से झकझोर दिया था। जॉन अपनी राइफल उठाता है, कुत्ते पर निशाना साध के बिना झिझक सीधे गोली चलाता है। गोली चलते ही वो कुत्ता या जो भी वो था सीधा मक्का के खेतों की तरफ भागता है। जॉन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वो अचानक से जॉन की आंखों के सामने से गायब हो जाता है, मानो कि जैसे वो वहाँ पर था ही नहीं। जॉन काफ़ी परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि कुत्ता आखिर खेत में से कहाँ गायब हो गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जॉन को उसके पैरों के निशान तक भी नहीं मिलते। लास्ट में परेशान होकर जॉन अपने खेत में अपना सर पकड़कर खड़ा हो जाता है और अपने आप को तसल्ली देता है कि वो एक कुत्ता ही तो था। और ये सब होने के बाद जॉन परेशान अपने घर लौट आता है। जॉन के साथ घटित ये कुत्ते वाली घटना
ये शुरुआत थी जो भी जॉन और उसकी फैमिली के साथ होने वाला था। कुछ ही देर में रात में ही जॉन के घर पर दोबारा से स्क्रैचिंग और खटखटाने की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। हिम्मत करके जॉन और उसका बेटा बाहर निकल के देखने की कोशिश करते हैं कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। ना कोई मिलता है और ना किसी के पैरों के निशान मिलते हैं। इन सब चीज़ों से जॉन का दिमाग बहुत ख़राब होने लगा था। हर गुजरती रात के साथ दीवारों से आने वाली नॉकिंग और स्क्रैचेस की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ और भी ज़्यादा भयानक होती जा रही थी। जॉन ने अपनी फैमिली को समझाया था कि ये शायद कुछ लोगों की शरारतें हैं जो हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं और हमारे यहाँ आने से खुश नहीं हैं, जिसके चलते वो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन ये तो एक शुरुआत थी बेल फैमिली के साथ जो होने वाला था। एक रात जॉन बेल के 4 बच्चे एक कमरे में सो रहे थे कि तभी अचानक से वही दीवारों में से बहुत तेज़ शोर आना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चों की नींद खुल जाती है और वो घबरा जाते हैं। इनमें से 2 बच्चे तो सो रहे थे, लेकिन 2 भाई बेड पर चढ़ जाते हैं डर की वजह से, और वो देखने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और सेम हर बार की तरह यही होता है। जैसे ही वो ज़मीन पर पैर रखते हैं, साउंड आना बंद हो जाता है। आवाज़ें अचानक से रुक जाती हैं, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना था। बच्चे चारों तरफ देखते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि ये सब क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे सब तरफ सर्च करने के बाद, चारों तरफ देखने के बाद दोबारा से अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही उन दोनों की आंख लगती है, ये साउंड, वो आवाज़ें दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं, जिससे फिर से उनकी आंख खुल जाती है और वो लोग परेशान होकर फिर चारों तरफ देखने लगते हैं। और 2 बच्चे बहुत परेशान हो चुके थे इन आवाज़ों से, और वो चारों तरफ दोबारा से इस आवाज़ों का सोर्स ढूंढने लगते हैं कि आखिर ये क्यों आ रही है। उस तरफ देखते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता। थक हार के वो वापस अपने बेड पर आ जाते हैं। आने के बाद में वो काफ़ी देर तक देखते रहते हैं कि कहीं दोबारा शुरू हो, लेकिन वो आवाज़ें दोबारा नहीं आती और वो दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनकी आँख लगती है, वो शोर दोबारा से शुरू हो जाता है, और इस बार ये बहुत तेज़ था। और इसके साथ साथ इस बार पहली बार किसी के फुसफुसाने की या उनके नाम पुकारने की, या फिर ये कहिए कि कोई किसी तरह से एक अजीब वे में बोल रहा हो, गैस्परिंग जिसे हम बोल सकते हैं, वो उन्हें सुनाई देती है। और बच्चे इस आवाज़ से बहुत डर जाते हैं। उनमें से बड़े भाई थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर इस आवाज़ को देखने के लिए बेड पर से उतरता है, और जैसे ही वो बेड से नीचे पैर रखता है ज़मीन पर, ये आवाज़ दोबारा रुक जाती है। बच्चे इस बार इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं और वो जाकर पूरी फैमिली को उठाते हैं। पूरी फैमिली मिलकर सर्च करती है, चारों तरफ देखती है, पूरे घर को सर्च किया जाता है, एक एक दरार, एक एक चीज़ को देखा जाता है, लेकिन वहाँ पर उस आवाज़ों का, उन शोर का कोई भी सोर्स नहीं मिल पाता। ना कोई जानवर वहाँ होता है और ना ही कोई चूहा होता है। जॉन को अब भी ये लग रहा था कि कोई उनके साथ प्रैंक या कोई साजिश कर रहा है, जिससे कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। और पूरी बेल फैमिली वहाँ पर बहुत परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों से। जॉन अपने सबसे करीबी पड़ोसी और अपने दोस्त को बुलाता है और उसके साथ वो इन सब चीज़ों का डिस्कशन करता है कि जो कुछ भी उसके घर पर उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ हो रहा था, और जो भी उसके साथ खेत में वो कुत्ते वाला एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में भी बताता है। जॉन चूँकि एक अच्छा आदमी था, तो उसका पड़ोसी उसकी बातों को बिलीव करके वहाँ उसके घर पर रुकने का फ़ैसला करता है और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की सोचता है। उस पड़ोसी को ज़्यादा टाइम वहाँ पर देना नहीं पड़ता। जैसे ही रात होती है, ये आवाज़ें, वो शोर और वो फुसफुसाने की आवाज़ दोबारा आती है, जिससे परेशान होकर वो आधी रात में ही वहाँ से भाग जाता है। जॉन और उसकी फैमिली के साथ घट रही ये घटनाएं इलाके में आग की तरह फैलती हैं, और जॉन से हमदर्दी रखने वाले लोग, उससे प्यार करने वाले लोग उसके पास आने लगते हैं, इस उम्मीद से कि शायद उनकी उपस्थिति में ये सारी चीज़ें रुक जाएं, ये शोर आना बंद हो जाए, ये घटनाएं बंद हो जाएं। लेकिन घर में चाहे कितने ही लोग उपस्थित हों, ये आवाज़ें नहीं रुकती। वो शोर, वो स्क्रैचिंग, वो नॉकिंग नहीं रुकती, और सबसे भयानक वो विस्परिंग की आवाज़, वो गैस्परिंग की आवाज़ भी नहीं रुकती।
जॉन बेल, उसकी फैमिली और उसके घर को लेकर रॉबर्टसन काउंटी के अंदर बहुत सारी कहानियाँ मशहूर होने लगी। कुछ लोग मानते थे कि उसकी छोटी बेटी ऐसा कर रही है अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो कुछ लोगों का मानना ये था कि जॉन फैमिली से घृणा करने वाला कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी सही साबित नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जॉन बेल की पूरी फैमिली को सोते हुए देखा और फिर भी घर में वो आवाज़ें, वो शोर, वो गैस्प्रिंग लगातार आ रही थी, जिससे ये साबित होता है कि उनकी फैमिली में से ऐसा कोई भी नहीं था जो ये सब कुछ कर रहा हो। बीतते हुए समय के साथ जॉन बेल का बिहेवियर भी पूरी तरह से बदल गया था। एक टाइम खुलकर ज़िंदगी जीने वाला मेहनती जॉन बेल बिल्कुल बदल गया था। उसका चेहरा ढीला पड़ चुका था, उसका जबड़ा काँपने लगा था, उसके हाथ भी काँपने लगे थे और उसकी आँखें अपने आप ही झपकने लगती थी। और जॉन बेल इन सब चीज़ों से बहुत उदास था और वो लोगों से बात भी नहीं करता था और वो अपने कमरों में घंटों अपने बेड पर बैठा रहता था और सामने दीवारों को घूरता रहता था। इन सब से जॉन बेल की पूरी फैमिली बहुत परेशान थी और उन्हें इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। रॉबर्टसन काउंटी के लोग जॉन बेल की फैमिली के साथ घट रही इन घटनाओं से बहुत परेशान थे। इसी बीच उनका संदेह जॉन बेल की पड़ोसन कैट बेट्स की ओर जाता है। कैट बेट्स बहुत अजीब बिहेवियर वाली एक औरत थी, जिसका एक विकलांग बीमार पति था और उसके तीनों बच्चों की मौत छोटी ही उम्र में हो गई थी। जैसे ही इन बातों का पता कैट बेट्स को चलता है तो वो गुस्से से भर जाती है और लोगों से जॉन बेल और उसकी फैमिली के साथ हो रही इन घटनाओं से उसका कोई भी संबंध न होने के लिए कहती है। और उधर जॉन बेल की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका अकेले अपने कमरे में रहने का वक्त बढ़ता जा रहा था। वो किसी से बात भी नहीं करता था। एक दिन वो अपनी बीवी लूसी के सामने एक कॉन्फेंस करता है कि उसे कोई धीरे धीरे अंदर से मार रहा है। एक दिन जॉन बेल की बेटी एस्थर अंडे लेने के लिए हैन हाउस जा रही थी, तभी उसे अपने पीछे कदमों की तेज चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे काले कपड़ों में एक औरत धीरे धीरे जॉन बेल के घर की तरफ चलती हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा बोनट से ढका हुआ था। एस्टर सोचती है कि शायद ये पड़ोस की रहने वाली कोई औरत होगी और वो मुर्गी खाने से अंडे लेने चली जाती है। जैसे ही वो अंडे लेकर बाहर आती है तो वो देखती है कि वो औरत अभी भी वहीं खड़ी है और वो उसके और करीब आ चुकी है। एस्टर को लग रहा था कि वो औरत उसके पड़ोस में ही कहीं आसपास रहती होगी, जिसके वजह से वो बिल्कुल बेफिक्र थी। एस्तर उस औरत को हेलो बोलती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन वो औरत एस्तर को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो और वो अपना सर तक नहीं उठाती है। ये देखकर एस्तर बहुत परेशान हो जाती है और वो उस लेडी की ओर और तेज कदमों से बढ़ने लगती है। एस्तर फिर से तेज आवाज में उस लेडी को हेलो बोलती है, लेकिन वो औरत फिर से उसे इग्नोर करती है और कोई जवाब नहीं देती। एस्तर हिम्मत करके उस लेडी का बोनट हटा देती है, जिससे उस लेडी के गुच्छेदार बाल उसके कंधों पर आ जाते हैं और वो लेडी बहुत भयानक दिख रही थी। ये देखकर एस्तर बहुत घबरा जाती है। अचानक से वो औरत एस्तर के बालों को अपने हाथों से पकड़ लेती है। पहले ऐसा लगता है जैसे वो लेडी एस्तर के बालों को काटने वाली हो, लेकिन वो अचानक से ही एस्तर के बालों को उखाड़ना चालू कर देती है। एस्तर दर्द से चीखने लगती है और बहुत डर जाती है। एस्तर डर और दर्द से बेहाल हो चुकी थी और वो उस लेडी को बार बार रुकने के लिए बोल रही थी, लेकिन जैसे कि वो लेडी तो उसके बालों को नोचने में बहुत मज़ा महसूस कर रही थी और वो उसकी एक नहीं सुनती। एस्तर बहुत मुश्किल से उस लेडी से अपने आप को बचाकर घर की ओर भागती है। उसके अंडों की टोकरी भी वहीं छूट जाती है और वो अंदर घुसते ही गेट बंद करके जोर आवाज़ से अपनी बहन को अपने पास बुलाती है। दोनों बहनें मकान के ऊपरी तल पर जाकर कमरे की विंडो से उस औरत को देखते हैं। वो डरावनी और भयानक औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके चारों ओर बाल बिखरे हुए थे और वो अब अपने बालों को नोच रही थी। बालों को नोचते नोचते उस लेडी की नज़र एस्तर और उसकी बहन पर पड़ती है और वो उन दोनों को घूरने लगती है।
और अचानक से ही वो औरत अपने सर से बालों को तोड़ना बंद कर देती है और वहाँ से एक साइड यानी कि दूसरी ओर जाने लगती है। उसको वहाँ से जाता हुआ देख एस्तर अपनी बहन से कहती है कि देखो वो दूसरी ओर जा रही है, और एस्तर अपनी बहन को लेकर दूसरी विंडो पर आ जाती है। वो जो देखते हैं वो उनकी रूह को कँपा देता है। वो दोनों देखते हैं कि वो लेडी पेड़ पर बहुत ही डरावने और अजीब तरह से चढ़ रही है। उस लेडी का चेहरा और भी ज़्यादा भयानक, आंखें लाल और डरावना हो गया था। उसके साथ 3 और बच्चे थे जो उसके पीछे अलग अलग पेड़ पर उसके तरह ही चढ़ रहे थे। उन बच्चों के चेहरे बिल्कुल भूत की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो जिंदा तो हैं पर उनके अंदर कोई भी जान नहीं है और वो मुर्दा हैं। इस भयानक दृश्य को वो दोनों बहनें कभी नहीं भूलने वाली थी। वो बहुत डर गई थी और वो बिल्कुल बेसुध सी हो गई थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या देख रही है। इसी बीच एस्तर का हस्बैंड वहाँ आता है और उन दोनों को संभालता है और उनसे बोलता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। एस्तर उसे सब कुछ बताती है, सब कुछ समझाती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और वो उसे उन पेड़ों को दिखाने के लिए लाती है जहाँ पर वो औरत और वो बच्चे मौजूद थे। लेकिन जब उसका हस्बैंड वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। एस्तर के लाख समझाने पर भी उसका हस्बैंड ये बात मानने को राजी नहीं होता। घर के सारे मेंबर्स बाहर आते हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और उन्हें कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं मिलता जिससे एस्तर और उसकी बहन की बताई हुई बातें सच साबित हो पाए। इस घटना के बीते हुए अभी कुछ हफ्ते ही गुजरे थे कि जॉन वेल अपने बेटे के साथ अपनी ही प्रॉपर्टी के पास घूम रहा था कि तभी अचानक वो अपने जगह पर रुक जाता है, मानो कि जैसे वो जम गया हो, और वो अपने हाथों को अपने चेहरे तक लाता है और इस तरह से लगता है जैसे कि वो किसी अदृश्य हमलावर से अपने आप को बचा रहा हो। और उसकी कमर इतनी झुक जाती है कि उसके बेटे को लगता है कि शायद वो टूट जाएगी, और वो जॉन बेल को पिताजी बोल के उसकी तरफ भागता है। तभी अचानक से एक खौफनाक और डरावनी, खून को जमा देने वाली चीख हवा में गूंजने लगती है। ये इतनी तेज थी कि जॉन बेल के बेटे को अपने कान बंद करने पड़े, और जितनी तेजी से ये आई थी उतनी तेजी से ये बंद भी हो जाती है। जॉन लड़खड़ा के जमीन पर गिर पड़ता है। जॉन अपने बेटे से बहुत ही दर्द भरी और गम भरी आवाज़ में कहता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। उसका बेटा जॉन को संभाल कर खड़ा करता है और उसे घर तक ले जाता है। इसके बाद जॉन अपने कमरे में चला जाता है और फिर कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। 19 दिसंबर सन 1820 में जॉन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एकदम बेहोश पड़ा हुआ था, सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी। उसका एक बेटा दवाई लेने के लिए कैबिनेट खोलता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दवाई नहीं मिलती। दवाई की जगह वहाँ पर एक लाल रंग से भरा हुआ कोई लिक्विड का कांच का जार था जिसके अंदर धुआं भी भरा हुआ था। बच्चा उस जार को उठाता है और कहता है कि ये क्या है। फिर वो लोग डॉक्टर को बुलाकर उस जार को दिखाते हैं। तब डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि इसको किसी जानवर को खिलाया जाए। वो लोग एक बिल्ली को ये लिक्विड खिलाते हैं और कुछ ही देर बाद उस बिल्ली की मौत हो जाती है। जॉन को बचाने की सारी कोशिशों के बाद भी जॉन बेल की अगले दिन सुबह मृत्यु हो जाती है। जॉन बेल की मृत्यु के साथ बहुत सारी घटनाओं की समाप्ति हो जाती है, लेकिन बेल हाउस के अंदर अचानक से रोशनी का दिखना और उन दर्द भरी स्क्रैचेस और विस्परिंग की आवाज़ों का आना कभी बंद नहीं होता, वो आती रहती हैं। रॉबर्टसन काउंटी के लोगों का मानना है कि इन सारी घटनाओं का संबंध बेल हाउस के नज़दीक कैंप से है। उस कैंप में आज भी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं और लोग वक्त यही मानते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।